हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे कि आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉलिड स्टेट फिजिक्स के। ठीक है, ऐसे तो मैंने कहा था कि कम्युनिटी पोस्ट में मैं क्वेश्चंस जो है आप लोगों को डाल दूंगी, बट मुझे उसमें ना उससे ज़्यादा अच्छा मुझे ये लगा कि मैं आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन को उतना डिस्क्राइब कर पाऊँ, क्योंकि क्वेश्चन अगर मैं कम्युनिटी पोस्ट पर डाल देती हूँ तो फिर बच्चा क्या उसको उतना ही समझेगा जितना मैं लिखूँगी। लेकिन यहाँ पे मैं हर क्वेश्चन को कितने तरीक़ों से पूछा जा सकता है, ठीक है, कितने उसकी सब कैटेगरीज बन सकती है, उनको भी डिस्क्राइब कर सकती हूँ। इसलिए मुझे ये बेस्ट लगा कि मैं आपको सामने आकर वीडियो में ये सब चीज़ें जो है वो डिस्क्राइब करूँ। आई थिंक 20 से 25 मिनट की वीडियो में अगर आपको पूरे बुक का अगर एक सार मिल रहा है, एक ब्रीफ में पूरी बुक मिल रही है, उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। आप वीडियो आराम से देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए आज ये क्वेश्चन जो है वो डिस्क्राइब अपन में कर रहे हैं, वो है सॉलिड स्टेट फिजिक्स के। ठीक है, देखें मैंने कुछ 20-22 क्वेश्चन बनाए हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स के। आप अपनी पढ़ाई भी जारी रखें और इसके साथ साथ इन क्वेश्चंस पे आप मेन फोकस करें तो अच्छा है। आप अपनी पढ़ाई भी रखें, ठीक है ना। ऐसा भी मैं नहीं कह रही कि आप कंप्लीटली इन्हीं पे जो है बिल्कुल ही डिपेंड रहो, लेकिन जिस बच्चे ने देखो पूरी साल पढ़ाई की है वो इस चक्कर में नहीं रहा कि कोरोना है, हो सकता है पिछली बार बच्चे जैसे हो गए थे प्रमोट तो इस बार हम भी हो जाएं, तो इस तरीके की गलतफहमी में अगर कुछ बच्चे रहें तो उनको नुकसान उठाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर जिस बच्चे ने पूरे साल भी नहीं तो कुछ टाइम जिसने ध्यान दिया है, क्वेश्चंस को पढ़ा है, ठीक से समझा है, वीडियोज़ देखी हैं, किसी की भी देखी हो, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन किसी की भी देखी हो, खुद से पढ़ी हो, कहीं से भी वीडियो देखी हो, मेरी वीडियो देखी हो, तो उसको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। तो आप इन क्वेश्चंस पे फोकस करना, मैं एक एक करके थोड़ा सा बताती जा रही हूँ आप लोगों को। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इनको आप अपनी नोटबुक में नोट भी करते जाना और अपनी बुक में फिर इनको ढूंढ के जहाँ भी आपने नोट्स बना रखे हैं उनको ज़रूर पढ़ करके जाना, आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। देखें, पहला आपका जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है जालक। आपने सॉलिड स्टेट फिजिक्स की स्टार्टिंग जो होती है, जो फर्स्ट यूनिट जो आती है वो आती है लेटिस के ऊपर, कि लेटिस क्या होते हैं, लेटिस में भी आपकी अभाज्य कोष्टिका क्या होती है, प्रिमिटिव सेल क्या होती है, ठीक है। इसके अलावा जो है कुछ शुरू में थोड़ी बहुत डेफिनेशंस आती है, यूनिट सेल की आती है, प्रिमिटिव सेल की आती है, थोड़ा बहुत बॉन्डिंग का पार्ट आता है, आयोनिक बॉन्डिंग है, कोवेलेंट बॉन्डिंग है ना। तो ये सब चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे डेफिनेशंस पे छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं और वो अच्छे नंबर लाने वाले होते हैं, अच्छे स्कोरिंग होते हैं, तो उन पर भी आप थोड़ा थोड़ा ध्यान दे करके जाना, डेफिनेशन सारी पढ़ करके जाना, ठीक है। तो पहला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो बनता है ब्रेविस लेटिस पर, जिसे हिंदी में बच्चे आप लोग बोलते हो ब्रेवे जालक, ठीक है। जिसमें आपने कई तरीके के पढ़े होंगे, जैसे सिंपल क्यूबिक पढ़ते हैं अपन, इसमें बीसीसी पढ़ते हैं, इसमें अपन एफसीसी पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत सारे आते हैं इसमें, ठीक है। तो ये सारे जालक जो लगभग 14 तरीके के ब्रेविस लेटिस आप लोगों के डिफाइंड है, तो वो 14 तरीके के ब्रेविस लेटिस आप लोगों को जो है पढ़ने हैं ध्यान से, ठीक है। सारे पढ़ करके जाना कि सिंपल क्यूबिक कौन सा होता है, एफसीसी होता है, बीसीसी, और एक आपके टेबल और है बुक में, ठीक है, कि कोई भी ब्रेविस लेटिस है तो उसका एंगल क्या होना चाहिए, ठीक है। उस एंगल के साथ साथ जिसमें आपको बताया होगा ना, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा होता है, वो सिंपल क्यूबिक के लिए होता है, ठीक है ना, ये आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा जैसे ट्राइगोनल है ना, टेट्रागोनल है, इसकी एक टेबल आपकी बुक में दे रखी है, वो उसको पूरा पढ़ करके जाना। मतलब ब्रेविस लेटिस का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आप लोगों को पता होना चाहिए, समझ में आ गए। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उनकी साइड्स कैसी होनी चाहिए, जैसे इसमें तो क्या होनी चाहिए, एंगल बराबर होने चाहिए, सारे भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तो सिंपल क्यूबिक बनता है, ठीक है। तो वो टेबल वगैरह पढ़ के जाना, ब्रेविस लेटिस पूरा आपको ध्यान से पढ़ करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नंबर 2, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है मिलर इंडिसेस। इस पे जान के चलिए, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो पक्का आएंगे आपके मिलर सूचकांकों पर, कि मिलर सूचकांक जो हैं क्या होते हैं। मिलर सूचकांक तो मेरे हिसाब से कोई नया, कुछ भी नया नहीं है। मैंने पता है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का, अब ये जो है अब मैं अगली 1-2 वीडियो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पे या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गैस पेपर है उसी पे लेने वाली हूँ, क्योंकि मेरा ये था कि इस टाइम पे जब आपका बिल्कुल एग्जाम टाइम आ गया है, पीक टाइम, अब आप नई चीज़ें उठाओगे तो पैनिक हो जाओगे, आपको ये लगेगा नई चीज़ें उठाने पर ऐसा लगता है कि हमें कुछ भी नहीं आता। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि इस टाइम आप उन चीज़ों पे फोकस कीजिए जो आप पढ़ चुके हैं, उन्हीं को बेस्ट बनाइए तो ज़्यादा अच्छा है। नई चीज़ों से आप परेशान हो जाओगे कि ये तो पढ़ाई नहीं है, कैसे करेंगे, ठीक है। तो एग्ज़ाम टाइम में सबसे अच्छा है जितना पढ़ लिया उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। तो जितने क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ, जितना आपने पढ़ लिया उसको आपको उस पर खास ध्यान रखना है, ठीक है। मिलर इंडिसेस पे क्वेश्चन पक्का आएगा आपका,
ठीक है, आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आपने बुक में भी देखा होगा, मैंने भी अपनी वीडियोस में काफ़ी डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। और आपको मिलर इंडिसेस पर ठीक तरीके से ढंग से पढ़ करके जाना है कि कैसे मिलर इंडिसेस निकाले जाते हैं। कोई भी आपका लेटेस्ट है तो उसके मिलर इंडिसेस किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ये पूरा मेथड आपको पढ़ना है, समझना है, फिर क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आना है। इस पर एक न्यूमेरिकल बनता है, समझ में आ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें, क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसी ब्रेवियस लेटिस से रिलेटेड ही है। इसमें जितने के भी पैकिंग फ्रैक्शन है, पैकिंग फ्रैक्शन मतलब संकुलन गुणांक, संकुलन गुणांक से मतलब होता है कोई भी संरचना अपने अणुओं या परमाणुओं के साथ किस हद तक बंधी हुई है। संकुलन गुणांक का मान जितना ज़्यादा होगा वो लेटेस्ट उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, समझ में आ गई। मतलब वो अपने अणु परमाणु या आयनों से उतना ज़्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है, बंधा हुआ होता है। तो ये हर किसी के लिए पैकिंग फ्रैक्शन आप लोगों को पढ़ करके जाना है। ब्रेवियस लेटिस में सभी ब्रेवियस लेटिस का पैकिंग फ्रैक्शन होता है, तो वो आपको पढ़ करके जाना है। स्पेशली आपको सिंपल क्यूबिक है ना, बीसीसी, एफसीसी है ना, इसके अलावा हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है, षटकोणीय वाली है ना, तो ये तो इंपॉर्टेंटली आपको पढ़ करके जानी है, ठीक है। इसके बाद आ जाती है आपकी ब्रेग समीकरण। ब्रेग्स इक्वेशन के ऊपर एक आपका डेरिवेशन है, ठीक है, वो आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ करके जाना है। और मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और है आपका, मैं बताती हूँ आपको, इसमें मैं नोट करना भूल गई। हाँ, ब्रेवियस लेटिस में देखो एक तो ये क्वेश्चन बनता है आपका, ब्रेग समीकरण आपको ये जो सिद्ध करनी होती है ना, ये वाली 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, एक तो ये सिद्ध करने के लिए आता है ना। जब मैंने एग्जाम दिए थे ना तब ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। उसके बाद भी ये क्वेश्चन जो है अल्टरनेटिव ईयर्स में रिपीट होता है। एक इसमें एक ये सिद्ध करने वाला और बनता है कि 2k.g प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक ये इस पे बनता है। तो या तो ये क्वेश्चन आएगा या ये आएगा, पर आएगा जरूर, या फिर इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी बनता है, ठीक है ना। वो एग्जामिनर के माइंड पर डिपेंड करेगा। तो कुल मिलाकर ब्रेग्स इक्वेशन और ब्रेग्स से रिलेटेड इसके भी जो पार्ट और सब पार्ट है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। उन पे या तो एक बड़ा क्वेश्चन बना देगा सबको मिला करके, उसके चांसेस कम ही होते हैं, फिर भी वो 1-2 पार्ट में उसको डिवाइड करके देता है बच्चे को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ब्रेग समीकरण इक्वेशन से रिलेटेड सारी चीजें आपको करनी है, ये सिद्ध भी करना है और एक ये वाला डेरिवेशन आपको करके जाना है, ठीक है। जिन बच्चों ने पढ़ाई की है उनको पता है कि ये 2k.g प्लस जी स्क्वायर वाला कौन सा टॉपिक है, समझ में आ गई बात, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आपका है डिबाई शेरर या पाउडर मेथड, जिसमें हम जालक नियतांक ज्ञात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है जालक नियतांक ज्ञात करने की, सिंपल सी है, ज्ञात करने की डिबाई शेरर विधि, डिबाई शेरर भी बोलते हैं इसको, या इसको पाउडर विधि भी बोलते हैं, ठीक है ना। केवल क्वेश्चन जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन की मैं जितनी भी डिस्क्रिप्शन बता रही हूँ वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, कितना पूछा है, जितना पूछा है उतना ही बताना है, तो ये हर एक डिटेल इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप बच्चों की पता है आदत क्या होती है, कहीं से पेपर मिल जाए, कहीं से गैस पेपर मिल जाए, कहीं से पता लग जाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से है। मैं यही नहीं चाह रही थी कि आपको सिर्फ इतना ही पता लगे, इसीलिए कम्युनिटी पोस्ट नहीं डाला, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर एक एक चीज़ को डिस्क्राइब कर सकूँ, इसलिए ये वीडियो लिया है, तो उसको पूरा ढंग से ध्यान से देखना, ठीक है। तो जालक नियतांक ज्ञात करने की डिबाई शेरर विधि, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अगर ये आ जाता है तो डायग्राम को ध्यान से बनाना और जो इसकी डिटेल है थोड़ी बहुत वो बता करके आ जाना, क्योंकि सबसे ज़्यादा ध्यान जाएगा एग्जामिनर का डायग्राम पे। ये मैं पहले भी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि जितने भी आपके डायग्राम है, ग्राफ हैं, वो सारे आपको ठीक से ढंग से ध्यान से बना करके आना है, उसमें कहीं कोई मिस्टेक नहीं करनी। फिजिक्स में ग्राफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ग्राफ में थोड़ा सा भी अप एंड डाउन होने से रिजल्ट चेंज हो जाता है, समझ में आ रही है, कंक्लूजन उसका बदल जाता है, ठीक है। और डायग्राम पूरा साफ साफ तरीके से ढंग से अच्छा बना होना चाहिए। तो कॉपी में कैसे आप चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहे हो, उससे ज़्यादा ये भी आपका ज़रूरी है कि चीज़ों को साफ साफ लिख कर आना, क्लीन आपको समझ में आना चाहिए, एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए कि ये पार्ट यहाँ किया है, ये पार्ट यहाँ किया है। ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लाउवे समीकरण, है ना। एक जालक नियतांक ज्ञात करने की लाउवे समीकरण भी है, वो भी आपको करके जानी है, ठीक है। ये दो जो नाम से होते हैं ना जितने भी टॉपिक, उनके आने के चांसेस हमेशा ज़्यादा होते हैं जो किसी साइंटिस्ट के नाम पे बेस्ड होते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ आप ध्यान रखें। इसके अलावा ये एक्स किरण विवर्तन के लिए ये ध्यान रखना, लाउवे समीकरण कौन सी है, एक्स किरण विवर्तन की
लाउवे समीकरण है वो आपको पता लगानी है, ठीक है। इसके अलावा आता है प्रतिलोमी जालक। देखो अब प्रतिलोमी जालक में कैसा क्वेश्चन ज्यादा बनता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। प्रतिलोमी जालक में ये बनेगा आपका क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि किसी सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर यानी कि सरल घनीय जालक का प्रतिलोमी जालक सरल घनीय ही होता है। ये आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं इस पे, ठीक है। एक तो ये बनता है कि सिद्ध कीजिए कि सरल घनीय जालक का प्रतिलोमी जालक सरल घनीय बनता है, ठीक है। एक ये बनता है कि सिद्ध कीजिए कि आपका ये BCC वाला इसका जो प्रतिलोमी जालक है वो FCC होता है, और ये होता है कि सिद्ध कीजिए कि FCC का प्रतिलोमी जालक BCC होता है। तो ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, तीनों कर जाओ, बहुत सिंपल है। आपने अगर पढ़ा हुआ है कहीं से, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली कि सिंपल क्यूबिक का सिंपल क्यूबिक ही होता है, BCC का FCC होता है, FCC का BCC होता है। ये क्वेश्चन पढ़ जाओ प्रतिलोमी जालक में, और इससे आगे नहीं आता। मैं और बता दूं, ये प्रतिलोमी जालक तब आया था जब मैं पढ़ाई करती थी, तो ये क्वेश्चन आया था प्रतिलोमी जालक का। उस टाइम ये क्वेश्चन आया था कि प्रतिलोमी जालक का वर्णन कीजिए, प्रतिलोमी जालक क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, किसी जालक का प्रतिलोमी जालक से क्या मतलब है, ठीक है। तो प्रतिलोमी जालक पढ़ना है और उसमें से 3 क्वेश्चन पढ़ के जाना है। तो प्रतिलोमी जालक में से 1 या 2 क्वेश्चन आपके पक्का बनते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपको आइडिया होता जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आता है। नेक्स्ट आपका सिद्ध करने का आता है प्रूव। अब आप सोचना ये कौन सा सिद्ध करने वाला है। ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा मैक्सिमम साइन KA/2, ये मैंने सिद्ध करवाया हुआ है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ये कौन सा है। ये जो हमने एक विमीय परमाणु जालक पढ़ा था, तो उसके हमने क्या नाम से वो पढ़े थे, प्रसामान्य विधाएं पढ़ी थी एक विमीय जालक की, ठीक है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में। तो वहाँ पर ये एक इक्वेशन हमने एक विमीय के लिए डिराइव की थी, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा मैक्सिमम साइन KA/2। ये द्विविमीय जालक की भी है, लेकिन उसको आप थोड़ा बहुत देख जाना, लेकिन उसके आने के चांसेस कम होते हैं। आप ध्यान रखना, एक विमीय जालक का ये इक्वेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। इसी को आप ऐसे भी करके वो पूछ सकता है, √4 β/m साइन KA/2, ठीक है। क्वेश्चंस का कंप्लीट एनालिसिस पढ़ोगे ना, तो ये पूरा अगर आप ध्यान से सुनोगे और देखोगे तो आपके दिमाग में क्वेश्चंस की और उनके आंसर्स की पिक्चर भी बनती जाएगी। सिर्फ क्वेश्चंस देखना इंपॉर्टेंट नहीं होता, उनका कंप्लीट आपको पोस्टमार्टम करना होता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है, ये भी सिद्ध करने के लिए आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, क्योंकि ओमेगा मैक्सिमम की वैल्यू इसके बराबर होती है √4 β/m। ये पूरा मैंने एक वीडियो बनाई हुई है इसके ऊपर, और बहुत अच्छा टॉपिक है। इसमें भी आपका ध्यान रखना, वो आपके लिए स्पेशल वो भी पूछ सकता है केसेस। इसके मैंने 3 केसेस आपको डिस्क्राइब किए हुए हैं। एक तो लो फ्रीक्वेंसी के लिए, लो फ्रीक्वेंसी या हाई वेवलेंथ बोलते हैं, या तो आप लो फ्रीक्वेंसी कह लो या हाई वेवलेंथ कह लो, ठीक है। एक है हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब लो वेवलेंथ, ठीक है, समझ रहे हो ना आप। और एक है आपका स्पेशली मैक्सिमम वाली, जो ओमेगा बराबर ओमेगा मैक्सिमम वाला केस है ना, मैक्सिमम वाली। ये वो 3 केसेस इसमें मैंने डिस्क्राइब किए हुए हैं, ठीक है। देखें अगला, नेक्स्ट देखें, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट। आप खुद देख सकते हो, किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के पेपर में ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। आया हुआ क्वेश्चन मिलेगा आपको। एक तो ये पर्टिकुलर इक्वेशन और इसके 3 केसेस विद ग्राफ भी मैंने आपको पूरा समझाया हुआ है कि इसमें जो तीनों केसेस हैं, ये तीनों केसेस ग्राफ में समझाए हुए हैं मैंने, ठीक है। समझते चलोगे तो घबराओगे नहीं। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं, पेपर में ना बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है कि आप लोग घबरा जाते हो। मत घबराओ भाई, पूरे साल मक्कारी करिए तुमने, सिर्फ एक एग्ज़ाम का टाइम आया है, उसमें आराम से पढ़ लो, 2-3 रात जाग के या कैसे भी, जो भी आपका सिस्टम है, पढ़ लो, पेपर दे आओ अच्छे से, तो मार्कशीट आएगी हाथ में तो अच्छा लगेगा। कुछ करके, मेहनत करके जब अपन कुछ गेन करते हैं ना, तो उसका मज़ा अलग ही होता है। फ्री में कहाँ तक प्रमोट होगे, तो वो मेंटालिटी अपने दिमाग से प्लीज़ निकाल दो और पढ़ाई पे ध्यान दो सिर्फ, ठीक है। चलें, मेहनत करके मिलता है भाई दुनिया में, फ्री में कुछ नहीं मिलता, ठीक है। चले, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स।
अब इसमें भी देखो, एक तो सिंपल क्वेश्चन बनेगा आपका, बन सकता है कि स्पेसिफिक ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा से क्या समझते हैं, क्या होती है। ठीक है, ठोसों की देखो, इससे पहले आप द्रवों की विशिष्ट ऊष्मा पढ़ते आए थे जो छोटी क्लासेस में आपने पढ़ी थी, लेकिन अब हम लेटेस्ट पढ़ रहे हैं, क्रिस्टल पढ़ रहे हैं और उसमें ठोस बनते हैं, तो ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा से क्या लेना देना है। एक तो सिंपल क्वेश्चन बनेगा आपका कि ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, उसका वर्णन कीजिए और उसमें जो भी फॉर्मूलाज आते हैं उनका डिस्क्रिप्शन देना है। इसके अलावा एक आपका क्वेश्चन बनता है, कुछ मॉडल हैं आपके, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा निकालने के कुछ मॉडल हैं। एक तो है आइंस्टीन का मॉडल और एक है डिबाई मॉडल। दोनों ही बेहद इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक तो आता ही आता है। ठीक है ना। देखो भाई, मॉडल तभी समझ में आएंगे जब आपको ये पता होगा कि ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा होती क्या है। तो वो एक कॉमन क्वेश्चन तो पढ़ रही हैं कि ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, फिर उसकी मॉडल पढ़ेंगे कि ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा को बताने का आइंस्टीन मॉडल और एक डिबाई मॉडल। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी आ सकता है। तो एक है आपका ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा का आइंस्टीन और डिबाई मॉडल। ठीक है, ये पढ़ करके जाना, इसका एक्सप्रेशन भी आता है डिबाई मॉडल का, वो सिद्ध करने के लिए मैं बता देती हूँ, आपको दिखा भी देती हूँ कि कौन सा एक्सप्रेशन है। हालांकि देखो, जिस बच्चे ने पढ़ाई की है उसके लिए ये कुछ भी अननोन नहीं है। ठीक है, और जो आप पढ़ोगे नहीं तो फिर कैसे पार पड़ेगी। ठीक है, अब मिल नहीं रहा, कहाँ गया। देखो, डिबाई मॉडल में ये एक एक्सप्रेशन सिद्ध करने के लिए आता है, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। प्रूव दैट, देखो डिबाई मॉडल में या तो डिबाई मॉडल डिस्क्राइब करवाएगा वो, या फिर आपसे ये सिद्ध करवाएगा 12/5 पाई की पावर 4 आर टी अपॉन थीटा डी का होल क्यूब। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ये आपसे पूछता है। ये CV क्या है, विशिष्ट ऊष्मा के लिए है, वो भी कौन सी, वॉल्यूमेट्रिक स्पेसिफिक हीट, यानी कि स्थिर आयतन की विशिष्ट ऊष्मा है ये आपका, ये पूरा सिद्ध करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, इसमें भी देखो, हाँ, चाहे वो आइंस्टीन मॉडल हो चाहे वो डिबाई मॉडल हो, वो दोनों के लिए है, लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर, दो केसेस पे इसको पूरे को डिस्क्राइब करते हैं विद ग्राफ पूछा जाता है इसका, है ना। तो ये आप ध्यान से पढ़ना, समझना, आपको इसमें कोई इशू नहीं आएंगे। ठीक है, अगर आप पढ़ के जाओगे तो सिंपल है, और ये टॉपिक ऐसे हैं जो आगे तक काम आते हैं, और इन पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं भाई, ध्यान रखना। जब आप ये दोनों मॉडल पढ़ोगे ना तो उनमें कुछ फॉर्मूलाज हैं, उन फॉर्मूलाज पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। तो न्यूमेरिकल्स पे भी थोड़ा बहुत ध्यान दे जाना, जितने आपको वीडियो में करा रखे हैं, जितने आपके ये टॉपिक से रिलेटेड फॉर्मूलाज हैं ना, उन सभी के न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ करके जाना। नेक्स्ट आता है आपका ऊर्जा बैंड। ठीक है, ठोसों में ऊर्जा बैंड। अब सिर्फ एक पिक अगर मैं शेयर कर देती इन क्वेश्चंस की तो उसमें इतना डिस्क्राइब नहीं कर पाती। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना सीखो, चीज़ों को थोड़ा पेशेंटली लेना सीखो। ये नहीं कि थोड़े टाइम में ज़्यादा लेने की कोशिश में रहते हो आप लोग कि टाइम भी कम लगे और मिल भी सब कुछ जाए, तो ऐसे कुछ नहीं होता भाई। चीज़ें अगर टाइम लगा के सीखते हो आप तो उसमें आपको बेनिफिट ज़्यादा होता है। ठीक है, चलें, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपका 11th क्वेश्चन है शायद, ये आपका ठोसों में ऊर्जा बैंड का निर्माण। ठोसों में ऊर्जा बैंडों का निर्माण, ये आगे तक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि कैसे आपका फॉर्मेशन ऑफ बैंड होते हैं, एनर्जी बैंड कैसे बनते हैं। ठीक है, मतलब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लगभग 1.5 से 2-3 पन्नों का है ये, और ये आपको इसमें थ्योरी बतानी है, पूरा डिस्क्राइब करना है। कुछ डायग्राम भी आते हैं इसमें कि कैसे सॉलिड्स के अंदर एनर्जी बैंड्स बनते हैं, एनर्जी किस तरीके से पैक्ड स्ट्रक्चर में बनती है, जो बैंड बनते हैं ना आपके, संयोजकता बैंड, चालन बैंड किस तरीके से बनते हैं, क्यों बनते हैं, ये सारा आपको बताना है। ठीक है, इस पर क्वेश्चन आता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका
है ना। ये आपका अगला क्वेश्चन, ये आपका आई थिंक 10th है और ये 11th है, ठीक है। ये आपका फोनोन के अभिलाक्षणिक गुण, ठीक है। जब आप सॉलिड्स के बारे में पढ़ोगे तो उसमें एक चीज़ आती है, वो है फोनोन, अभिलाक्षणिक गुण, कि फोनोन क्या होते हैं। देखो, जब हम प्रकाश की बात करते हैं तो उसकी जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है फोटोन, है ना। इसमें प्लांक ने बताया था E=h न्यू होता है। ऐसे ही जब हम साउंड की बात करते हैं, लाइट की बात करते हैं, तब तो बेसिक यूनिट होती है, जो इकाई होती है वो होती है फोटोन। लेकिन आवाज़ यानी कि साउंड की बात करते हैं तो बेसिक यूनिट होती है फोनोन, ठीक है। तो ये फोनोन्स के अभिलाक्षणिक गुण आप लोगों को इसमें बताने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो है क्रॉनिंग पेनी मॉडल। क्रॉनिंग व पेनी मॉडल, मैंने आपसे कहा था कि जितने भी नाम पे मॉडल बेस्ड होते हैं ना, किसी भी साइंटिस्ट के नाम पे बेस्ड, वो सारे हमेशा ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पूरा अगर टॉपिक नहीं पूछेगा तो टॉपिक से रिलेटेड आपको जितना पूछा जाए उतना आप बताना। ये नहीं कि हमने 4 पन्ने का पढ़ा था तो नाम देखते हैं बस 4 पन्ने पे हम कर दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि वो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, वो क्या पूछना चाह रहा है। क्रॉनिंग पेनी मॉडल के अंदर भी वो क्या, वो स्पेशल केस पूछना चाह रहा है, क्या सिर्फ ग्राफ ही पूछना चाह रहा है, या फिर सारी चीज़ें पूछ रहा है। बहुत कम केसेस होंगे जहाँ पूरा टॉपिक पूछा जाए, तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, ये बात आप मैं बोल रही हूँ। तो क्रॉनिंग पेनी मॉडल पूरा पढ़ना है, ठीक है। ये पूरा ध्यान से, इसमें ग्राफ वगैरह आते हैं, कुछ एक्सप्रेशन सॉल्व करने होते हैं, सिद्ध करने होते हैं, तो वो ध्यान से करके जाना पूरा क्रॉनिंग पेनी मॉडल विद ग्राफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 नेक्स्ट है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव मास। ये आपको खूब मैंने अच्छे से वीडियोस में समझा रखा है कि ऋणात्मक द्रव्यमान क्या होता है। ग्राफ भी बनवा रखा है आपको, पूरा एक बड़ा ग्राफ बनवाया है वेलोसिटी में, एनर्जी में, नेगेटिव मास में, जिसको अपन m स्टार से शो करते हैं, है ना। ऐसे बताते हैं h² में d2x/dt² करके कुछ था, मेरे को ये इसमें थोड़ा सा ध्यान नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे एक्सप्रेशन था, उसमें आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव मास क्या होता है, उसके ग्राफ वगैरह आपको सारे ठीक से पढ़ करके जाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस और इनके इर्द गिर्द क्वेश्चन सारे बताती जा रही हूँ और वो आपको सारे करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हॉल इफेक्ट। हॉल इफेक्ट पूरा अच्छे से बता रखा है, पूरा वीडियोज़ में कहाँ कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी बता रखे हैं। मतलब जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं हॉल इफेक्ट में, वो सारे आपको डिस्क्राइब किए हुए हैं मैंने, तो वो ध्यान से पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15, वो है माइजनर इफेक्ट। नाम से जितने भी होते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। माइजनर इफेक्ट है, मतलब वीडियोस में नहीं है क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया इतना, बहुत सारी चीज़ें एकदम से आ गई, ठीक है। तो धीरे धीरे हो जाएंगे, लेकिन आप लोगों ने भी तो अपनी कुछ पढ़ाई की होगी ना, तो उसमें माइजनर इफेक्ट आएगा आपका, ठीक है। ये आपको पढ़ करके जाना है पूरा, ठीक है। मैं तो सारे पूरा सिलेबस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे बता रही हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद आता है माइजनर इफेक्ट, आपको उसमें मिलेगा आपको अति चालकों में, सुपर कंडक्टर जो होते हैं ना उसमें जाना, उसमें एक माइजनर इफेक्ट मिलेगा, उसको पढ़ करके जाना, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा टाइप 1 एंड टाइप 2 सुपर कंडक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर कंडक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर का पढ़ के जाना। सुपर कंडक्टर मतलब अति चालक। अति चालक क्या होते हैं, कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर कोई भी चालक अति चालक बन जाता है, कौन कौन से चालक अति चालक की गुण को दर्शाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ के जानी है टाइप 1 और टाइप 2 सुपर कंडक्टर में, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17, समस्थानिक प्रभाव। समस्थानिक प्रभाव, आइसोटोप इफेक्ट, ठीक है। ये पढ़ करके जाना है। और इसी में है इलेक्ट्रॉन फोनोन अन्योन्य क्रिया, इंटरेक्शन, ये टॉपिक है आपका, ये आपको पूरा पढ़ के जाना है। समस्थानिक प्रभाव और इलेक्ट्रॉन फोनोन अन्योन्य क्रिया, ठीक है। इस पे आपको क्वेश्चन बनता है। एक आपका क्वेश्चन बनता है लंदन समीकरण पर, लंदन इक्वेशन, ये पढ़ के जाना। इसके अलावा पेनिट्रेशन डेप्थ, भेदन गहराई, इन सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ करके जाना है। समझ में आ गए, सारे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका बीसीएस सिद्धांत, अति चालकता का बीसीएस सिद्धांत, जिसमें आप कूपर पेयर वगैरह पढ़ते हैं। बहुत अच्छे टॉपिक हैं ये सारे, ठीक है। बीसीएस सिद्धांत, अति चालक, कूपर युग्म,
कूपर पेयर पढ़ते हो आप, उस पर टॉपिक पूछा जाता है। तो अति चालकता का BCS सिद्धांत पूरा पढ़ करके जाना। अति चालकता का BCS सिद्धांत, इसी में हम पढ़ते हैं कूपर पेयर, कूपर युग्म, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन जो इसमें इंपॉर्टेंट बनता है आपका, वो है लांजवे सिद्धांत, जिसको आप लांजेविन थ्योरी भी बोलते हैं इंग्लिश वाले। लांजवे सिद्धांत ये आपको मिलेगा चुंबकीय पदार्थों में। देखो ये सारा मैटर जो है ना, यहाँ से ये तो है इसका सुपर कंडक्टर का, अति चालकता का, और ये लांजवे सिद्धांत मिलेगा आपका जहाँ चुंबकीय पदार्थों के बारे में पढ़ा है हमने, मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में, उसमें लांजवे सिद्धांत है, ठीक है, वो पढ़ के जाना है। लांजवे सिद्धांत है, और इसके अलावा क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, यानी कि चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण, जिसमें आपको बताना है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं, अनुचुंबकीय कौन से होते हैं, लोह चुंबकीय कौन से होते हैं, है ना, मतलब फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, है ना, कौन कौन से उसमें डोमेन थ्योरी क्या है ना। चुंबकीय पदार्थों के वर्गीकरण में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है डोमेन सिद्धांत, वो पढ़ करके जाना, वर्गीकरण पढ़ के जाना, लांजवे सिद्धांत पढ़ करके चले जाना। इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इन सब में इंपॉर्टेंट है। तो लगभग 21 क्वेश्चन और उसके सब क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए आज के वीडियो में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ना ध्यान से, सारे टॉपिक्स करके जाना, ठीक है। पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना। अगर इनमें से कोई टॉपिक ऐसा भी है जो आपने नहीं पढ़ा, तो अभी से पढ़ना शुरू कर दो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इधर उधर मस्तीखोरी मत करो, आप बिल्कुल पढ़ाई कर लो। समझ में आ गई बात? बिल्कुल पीक टाइम है ये एग्ज़ाम का, जिस भी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो आप इनको ठीक से ढंग से पढ़ करके जाओ, ठीक है। इसके अलावा आज शाम को शेड्यूल किया है मैंने लाइव क्लास का, इसके अलावा भी आपके कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो एग्ज़ाम रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है, आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या करना है, ठीक है, जो भी जिस भी तरीके का क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है एग्ज़ाम से रिलेटेड या आपके क्लास से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, तो वो अपन लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज शाम को 8:15 बजे का लाइव रखा है, तो ज़रूर देखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो अगली क्लास होगी उसमें मैं न्यूक्लियर फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्क्राइब करूँगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।